चलिए यहाँ पे है, निम्न में से क्लैपिंग परिपथ का एक प्रकार है सभी पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लैम्पर और बाईपास क्लैम्पर। नेक्स्ट है, एक संकेत के डीसी स्तर को बदलने वाली परिपथ को क्या कहते हैं? क्लैम्पर। डीसी सर्किट को बदलने वाला, डीसी स्तर को बदलने वाले परिपथ को क्या कहा जाता है? क्लैम्पर सर्किट। नेक्स्ट है, 8038 का निर्माण किस रूप में किया जाता है? तो सभी 8038 का स्क्वायर वेव में, ट्रायंगुलर में और साइन वेव में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 8038 के लिए किस प्रकार की आवृत्ति का उपयोग किया जाता है? 0.33/RC, 0.33/RC। नेक्स्ट यहाँ पर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का मुख्य विशेषता क्या है? क्रिस्टल ऑसिलेटर का मुख्य विशेषता है आवृत्ति का स्थिर होना। आवृत्ति का स्थिर होना क्या है? क्रिस्टल की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, फ्रीज शिफ्ट RC ऑसिलेटर की आवृत्ति कितना होता है? तो कितना होता है? 20 kHz। कितना होता है? 20 kHz। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्वोत्तम आवृत्ति स्थिरता और यथार्थता से युक्त एक ऑसिलेटर है। किस प्रकार का ऑसिलेटर होता है जो बेस्ट होता है, अच्छा होता है, स्टेबिलिटी अच्छा होता है और एक्यूरेसी अच्छा होता है? किस प्रकार का? क्रिस्टल ऑसिलेटर। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में फीडबैक वोल्टेज का फेज RC के लिए नेटवर्क कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे ही भार प्रतिरोध बढ़ाते हैं, क्या करिएगा? भार प्रतिरोध बढ़ाइएगा। अर्थ प्रतिरोध बढ़ाइएगा तो क्या होगा? धारा क्या होगा? घटेगा। अगर प्रतिरोध बढ़ाइएगा, अगर प्रतिरोध क्या करेगा? बढ़ाइएगा तो क्या होगा? धारा क्या होगा? घटेगा। धारा क्या होगा? घटेगा। किसमें? सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट यहाँ पे ऑसिलेटर के फीडबैक का संकेत क्या करता है? ऑसिलेटर के फीडबैक का संकेत क्या करता है? ये इन फेज विथ द इनपुट सिग्नल। यहाँ पे देखिएगा, इन फेज और इनपुट दोनों, इनपुट सिग्नल, इन फेज और इनपुट सिग्नल फीडबैक के लिए होता है। किसमें? ऑसिलेटर में, इन फेज और इनपुट सिग्नल। नेक्स्ट यहाँ पे है, किसी प्रकार प्रणाली में ऋणात्मक फीडबैक देने से क्या होता है? उसका स्टेबिलिटी, इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस में कमी आ जाता है। इम्पीडेंस में क्या होता है? कमी आ जाता है। किस प्रकार का? नेगेटिव फीडबैक में क्या होता था? इम्पीडेंस में कमी आ। देखिएगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा जो नेगेटिव फीडबैक का उपयोग क्या क्या होता है, इसका लाभ क्या क्या है नेगेटिव फीडबैक का? तो पहला याद रखिएगा, इसका आउटपुट जो होता है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा? ये डिक्रीज करेगा। क्या होगा? आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज करेगा। किस में? नेगेटिव फीडबैक में। ठीक है। डिस्टॉर्शन, और क्या होगा? आउटपुट डिस्टॉर्शन जो होगा, आउटपुट डिस्टॉर्शन होगा, उसमें क्या होगा? कमी आएगी। ठीक है। और क्या होगा? अब इंक्रीज क्या करेगा? बैंडविड्थ क्या होगा? इंक्रीज करेगी। बैंडविड्थ इंक्रीज करेगा। इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा? ये भी इंक्रीज करेगा। और क्या होगा? स्टेबिलिटी, ये क्या होगा? इसका अच्छा रहेगा। स्टेबिलिटी क्या होगा? अच्छा होगा। और डिस्टॉर्शन क्या होगा? कमी आएगा। डिस्टॉर्शन में क्या आएगी? कमी आएगी। तो याद रखिएगा, क्या होगा? आउटपुट में इम्पीडेंस, आउटपुट में क्या होगी? कमी होगा। और क्या होगा? डिस्टॉर्शन में क्या होगा? कमी आएगा। आउटपुट डिस्टॉर्शन में क्या आएगा? कमी आएगा। लेकिन बैंडविड्थ में क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा? ये बढ़ेगा। ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होगा? अच्छा होगा। और डिस्टॉर्शन क्या होगा? रिड्यूस करेगा, अर्थात कमी होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, नीचे दिए गए यह किस प्रकार का सर्किट है? 9 नंबर ये बता रहा है किस प्रकार का है। देखिए, ऑसिलेटर को पहचाने, ये किस प्रकार का? ये है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में क्या, अगर 2 फीडबैक लगा, देखिए इसी से फीडबैक के लिए यहाँ पर भी लगा दिया है, और यही वाला फीडबैक भी यहाँ पर भी एक देखिए लगा पड़ा है। तो ये क्या होगा? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को पहचानने के लिए 2 तरह की फीडबैक लगा दिया जाता है दोनों। तो ऑसिलेटर यहाँ पर 7 नंबर, ये किस प्रकार का सर्किट है? यह है ट्यूनिंग सर्किट। ट्यूनिंग सर्किट किसको कहा जाता है? LC सर्किट को। LC सर्किट को क्या कहा जाता है? ट्यूनिंग सर्किट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑसिलेटर सिद्धांत का प्रचालित करते हैं किस ऑसिलेटर किस प्रकार? ये तो सबको पता होगा, पॉजिटिव फीडबैक में।
यहाँ पे है डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग के लिए किस प्रकार है? डायरेक्ट के लिए डीसी वोल्टेज में परिवर्तन के लिए, याद रखिएगा। डायरेक्ट कपलिंग कब होता है? डीसी वोल्टेज में परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट कपलिंग। यहाँ पर है एक एम्पलीफायर इकाई की आउटपुट वोल्टेज को दूसरी एम्पलीफायर में भाग देने पे लिए क्या होता है? कपलिंग। आउटपुट वोल्टेज में देखिए, आउटपुट वोल्टेज में भाग देने पर, एम्पलीफायर इकाई में भाग देने पर क्या होता है? यह कपलिंग कहला जाता है इसको, ठीक है, याद करिएगा। यदि किसी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन 30 हो, वोल्टेज गेन कितना है? देखिए वोल्टेज गेन कितना है? 30 है, ठीक है। तो इसको डेसिबल में कितना होगा? तो इसका सूत्र होता है, याद करिएगा, 20 लॉग वोल्टेज आउटपुट बटा वोल्टेज इनपुट। तो यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट कितना है? यहाँ पे 30 दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एम्पलीफायर ऑसिलेटर के समान होता है, किसका? जिसका वोल्टेज गेन, इसका गेन कितना होगा? एम्पलीफायर के लिए गेन कितना होगा? ये अनंत होता है। एम्पलीफायर की गेन कितना होगा? अनंत होता है। नेक्स्ट है, ये पुश पुल एम्पलीफायर किसे कहा जाता है? क्लास बी को कहा जाता है पुश पुल एम्पलीफायर। और क्लास बी के लिए इसका भी याद रखें, क्रॉस डिस्टॉर्शन इसमें होता है। यहाँ पे याद करिए, पावर एम्पलीफायर जनरेटेड ऑफ ए ट्रांसफार्मर के लिए विच इज द ट्रांसफार्मर कपलिंग। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर कपलिंग का प्रदान किया जाता है? इम्पीडेंस मैचिंग वाला ट्रांसफार्मर। पावर एम्पलीफायर जनरली यूज ट्रांसफार्मर, पावर एम्पलीफायर में जनरली यूज होता है कि ट्रांसफार्मर का, बिकॉज, क्योंकि ट्रांसफार्मर कपलिंग क्या प्रोवाइड करता है? इम्पीडेंस मैचिंग कराता है। ये क्या करता है? इम्पीडेंस मैचिंग कराता है, इसलिए पावर एम्पलीफायर। यहाँ पर है ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या ज्ञात किया जाता है? यह सिग्नल डिटेक्टर, यह क्या काम करता है? यह सिग्नल डिटेक्टर का काम का ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या काम करता है? यह सिग्नल डिटेक्टर का काम करता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यहाँ पर फिर है क्लास बी एम्पलीफायर के लिए पुश पुल ट्रांजिस्टर को कट ऑफ से, पुश पुल एम्पलीफायर को कट ऑफ से थोड़ा ऊपर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है थोड़ा ऊपर? इसलिए क्योंकि इसमें वह डिस्टॉर्शन, इसमें क्या हो जाता है, मैं बताया था, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हो जाता है। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन के कारण इसको ऊपर रखा जाता है, ठीक है, कट ऑफ से। देखिए अब क्वेश्चन नंबर फिर से बता रहे हैं, देखिए क्लास बी को क्या कहा जाता है? कट ऑफ से क्या करता है? ऊपर रखा जाता है। लेकिन कट ऑफ से नीचे किसको रखा जाता है? क्लास सी को कट ऑफ से नीचे रखा जाता है, ठीक है। ए को कहाँ पे रखा जाता है? ए को बीच में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? ए को बीच में रखा जाता है। फिर बी को तो एक्स एक्सिस पे रखा जाता है। बी का वैल्यू कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे होता है। फिर ए बी का कहाँ होता है? ए बी का होता है एक्स एक्सिस से ऊपर। ए बी का होता है एक्स एक्सिस से ऊपर, हाँ। 80 का क्या होता है? नीचे होता है। तो ये डिस्टॉर्शन आ जाता है, इसको हटाने के लिए, कट ऑफ को कम करने के लिए इसी प्रकार के यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं। पावर एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांसमीटर पावर एम्पलीफायर सर्किट में क्या लगा रहता है? ट्रांसमीटर। पावर एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांसमीटर लगा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे कम है कपलिंग कैपेसिटर में क्या होता है? यह डीसी कपलिंग कैपेसिटर क्या होता है? डीसी को ओपन करता है और एसी को शॉर्ट करता है। डीसी को ओपन कर देता है और एसी को शॉर्ट कर देता है। कपलिंग कैपेसिटर एक और होता है जो
AC सोर्स को बाईपास करता है, AC को क्या कर देता है, बाईपास, AC को बाईपास, DC को ब्लॉक कर देता है, DC को ब्लॉक कर देता है, ये भी याद रखिएगा, AC को बाईपास और DC को ब्लॉक। चलिए यहाँ पे देखिए एम्पलीफाइड निगेटिव फीडबैक, एम्पलीफाइड निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, इम्प्रूव स्टेबिलिटी, क्या होता है, स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगा, क्या होगा, स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगा। और क्या बताया जैसे डिस्टॉर्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा, डिस्टॉर्शन में क्या होगा, कमी आएगी। बताए क्या थे, आउटपुट, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, निगेटिव फीडबैक में घटेगी, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, घटेगा, लेकिन अब बढ़ेगा क्या, इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी, इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगा, ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगी, बैंडविड्थ क्या होगा, बढ़ेगी, बैंडविड्थ भी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये 2 चर वाले RC के लिए, RC के लिए समस्त लब्ध कितना होगा, RC बराबर कितना होगा, 30 को 40 से गुना कर दीजिए तो 1200। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे व्यापक रूप से क्या होता है, कॉमन एमीटर का यूज होता है। यहाँ पे RC के लिए प्रयोग किया जाता है, RC के लिए वोल्टेज एम्पलीफायर का यूज किया, RC कपलिंग के लिए क्या किस प्रकार का वोल्टेज एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लास A के लिए, देखिए क्लास A के लिए थ्योरेटिकल, एक होता है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कितना का 25% का, वही जब प्रैक्टिकल या ट्रांसफार्मर लगा करके मैक्सिमम कितना होगा, तब होगा 50, तब होगा 50, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल पूछा जाता है तो थ्योरेटिकल होगा 25% है क्लास A के लिए। और वहीं पर अगर ट्रांसफार्मर लगा करके या आपको पूछा जाए प्रैक्टिकल के लिए कितना होगा तो 50% है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज तरंग के लिए आकार कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये डिस्टॉर्शन, हाँ ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है जो अगर आउटपुट में, अगर कोई एम्पलीफायर है, इसके अगर आउटपुट में अगर वेव में चेंजिंग, बदलाव आ जाता है, चेंजिंग आ जाता है, तो ये किसके कारण, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या, बदलाव को क्या कहा जाएगा, इनपुट में जो दिया गया और आउटपुट में वे नहीं आकर के बदल गया तो उसको क्या कहेंगे, डिस्टॉर्शन कहा गया, ठीक है, डिस्टॉर्शन, ठीक है, डिस्टॉर्शन। तो वही कहा जाएगा जो निगेटिव फीडबैक में, निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, डिस्टॉर्शन की कमी होता है, समझे, हाँ, निगेटिव फीडबैक में डिस्टॉर्शन की कमी होता है। क्यों, डिस्टॉर्शन किसे कहते हैं, तो वही होता है जो आउटपुट में बदलाव की, आकार में बदलाव, वेव के आकार में बदलाव को। चलिए यहाँ पे देखिए, एक लोड का प्रतिबाधा एम्पलीफायर के प्रतिबाधा से मेल करना चाहिए, मेल करना चाहिए, यहाँ पे होगा इसका मैक्सिमम पावर और ट्रांसफर्ड ऑफ ए लोड। यहाँ पे क्या, एक लोड प्रतिबाधा के लिए, एक लोड इम्पीडेंस के लिए एम्पलीफायर प्रतिबाधा, एम्पलीफायर इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर होना चाहिए, ट्रांसफर टू ए लोड, लोड से क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड होना चाहिए, किससे, लोड से, ठीक है, लोड प्रतिबाधा उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, पुश पुल एम्पलीफायर का उपयोग क्या किस में किया जाता है, पुश पुल के लिए एम्पलीफायर का यूज किस में किया जाता है, तो अब ये बताए हैं, पावर एम्पलीफायर किस में होता है, क्लास B में होता है, पुश पुल एम्पलीफायर का यूज पावर एम्पलीफायर में किया जाता है, ठीक। चलिए यहाँ पे है, जब एम्पलीफायर को सोपानी, अच्छा कैस्केड के लिए क्या किया जाता है, तो आपको ओवरऑल गेन की, ओवरऑल गेन इज इंक्रीज, ओवरऑल गेन इज इंक्रीज, कैस्केड में ओवरऑल गेन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। चलिए यहाँ पे है, क्लास C में इस्तेमाल होता है, क्या होता है, क्लास C में इस्तेमाल होता है, तो आपको RF एम्पलीफायर, क्लास C में RF एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 10 के पावर, इसका वैल्यू कितना होगा, 10 के पावर 7, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए, वोल्टेज लब्धि के लिए कितना मान होगा, यहाँ पे लगा दीजिए 10 log 10 के पावर 7, तो यहाँ पर आ गया 70 गुने log 10 का वैल्यू 1, 70 हो गया आंसर इसका। चलिए यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास C एम्पलीफायर जिसका आउटपुट धारा प्रवाहित होता है, आउटपुट धारा का प्रवाहित होता है कब,
हाँ, आधे से कम, लेस द 1/2 साइकिल। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास बी नंबर। यहाँ पे याद रखिएगा, लेस द 1/2 साइकिल ऑफ द आउटपुट, आधे से कम, आधे से, क्लास सी में क्या होगा, आधे से कम। चलिए यहाँ पे है 10 डेसिबल के लिए क्वेश्चन, 100 डेसिबल। देखिएगा ये क्वेश्चन बनेगा लॉग 10 लॉग पावर आउटपुट बटा पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट कितना है, यहाँ पे पावर आउटपुट आपको निकालने के लिए बोला है। तो पावर आउटपुट, इनपुट पावर कितना है, इनपुट पावर है आपको, इनपुट शक्ति के लिए एक द्रव्य के लिए, हाँ, इनपुट पावर है आपको 100 मिलीवाट, बराबर यहाँ पे दे दीजिए 10 डेसिबल। 10 डेसिबल तो 10 10 यहाँ पे ये कट जाएगी तो बच गया यहाँ पे 1 के लिए लिख दीजिए लॉग 10, फिर लॉग 10, ये लॉग वाला कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा आंसर, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट यहाँ पर है ए बी ट्रांजिस्टरों के बाईपास क्रॉस ओवर के लिए। तो ये तो अब ये बताए हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन किसके कारण होता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आता है क्लास बी में, उसको हटाने के लिए क्या किसका यूज़ किया जाता है, ए बी एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ए बी एम्पलीफायर क्या होना चाहिए, ए बी एम्पलीफायर होना चाहिए क्रॉस सेक्टर ऊपर, थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अब ये बताए हैं क्लास ए बी का क्या होगा, थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन क्लास सी का पूछा जाएगा तो नीचे होगा, ठीक है। क्लास सी का क्या होगा, नीचे होगा। बी का क्या होगा, एक्स एक्सिस से पे होगा। ए का क्या होगा, बीच मिडिल में होगा, बीच में होगा। नेक्स्ट यहाँ पर होगा बी, इस लॉ के लिए दोलन के लिए प्राप्त न्यूनतम फीडबैक का कारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए न्यूनतम फीडबैक के लिए कारण, इसको याद रखिएगा, अपोजिट होता था 1/20, अर्थात गेन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फीडबैक का, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो 1/20, तो काट के आंसर ए आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, यदि गेन जो होता है ये 10 डेसिबल, गेन कितना है इस यहाँ पे 10 डेसिबल, देखिए गेन 10 डेसिबल और नॉइज फिगर कितना होगा 10 डेसिबल, 2 स्टेज से जुड़ा हुआ होता है। तो नॉइज फिगर, ओवरऑल नॉइज फिगर का फॉर्मूला होता है नॉइज फिगर प्लस नॉइज फिगर 2 -1 बटा गेन, ठीक है। तो देखिए गेन यहाँ पे नॉइज फिगर एक कितना है, 2 स्टेज में जुड़ा हुआ गेन तो यहाँ पे 10 है ना, 10 है। नॉइज फिगर ये देखिए, नॉइज फिगर 10 डेसिबल है ना, तो नॉइज फिगर 10 डेसिबल प्लस 10 -1, इसको हल कर लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे है 24 नंबर क्वेश्चन है क्लास बी एम्पलीफायर के लिए। क्लास बी एम्पलीफायर एसी को तथा डीसी लाइन के साथ कलेक्टर के लिए, देखिए क्लास बी के लिए ऑपरेटिंग बिंदु कहाँ होता है, अभी बताए हैं ऑपरेटिंग बिंदु कहाँ होगा, बी के लिए एक्स एक्सिस पे होगा ना। तो वहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है, डीसी तथा एसी लोड लाइन के साथ लगभग कलेक्टर कट ऑफ पर, किस पे होगा, अप्रोक्सीमेट कलेक्टर कट ऑफ ऑन बोथ डीसी एंड एसी लोड लाइन पे, ठीक है, लोड लाइन पे होगा, याद रखिएगा एसी और डीसी के लिए कट ऑफ लाइन। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ के क्वेश्चन है वोल्टेज जीनर डायोड के लिए वोल्टेज कितना होगा, जीनर डायोड के लिए वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में होगा, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें बुक में दिया है, कोई बुक में 10 आंसर, कोई में दिया है 9.47। यहाँ पे देखा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होगा, कंपेरेटर 555, टाइमर, काउंटर एंड मैग्नीट्यूड कंपेरेटर सभी होगा।